तो हम बात कर रहे हैं बीएमसी के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से प्रचंड जीत दर्ज की है अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर। और उसी जीत पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से अजय पाठक जी हैं, एडवोकेट सुशील व्यास जी हैं, शिवसेना शिंदे गुट से डॉक्टर विवेक कोडे हैं कांग्रेस से, और मेरे साथ मोहम्मद नफीस अंसारी हैं एआईएमआईएम के। अब डॉक्टर विवेक कोडे, आप पे कई सवाल दागे हैं। उनका ये कहना है कि मार्कर पेन से जो इलेक्शंस होंगे लोकल बॉडी के, मार्कर पेन से निशान लगेंगे। ये सर्कुलर 2011 में आया था, तब आप ही की सरकार थी। क्या कहेंगे इस पर? तो क्या हुआ? तब ये तकरार आई थी क्या कि स्याही जा रही है? अब तकरार आ रही है, उसकी कोई शहनिशा नहीं करके सीधा बोल देते कोई स्याही नहीं जा रही है। ये कौन सा चुनाव आयोग है? मार्कर पेन क्या, ईवीएम मशीन भी तो हमारे ही सरकार ने लाए। तो तकरार आती है तो उसकी कोई चौकसी तो करेंगे या ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के साथ। जवाब ले लेते हैं, एडवोकेट सुशील व्यास से ही जवाब ले लेते हैं। और एक मिनट, ये तकरार कोई मामूली लोगों ने नहीं की है, एक पत्रकार ने की है जो एक न्यूज चलाते हैं। उनका वीडियो मैंने आज देखा। वो कोई हमारे कांग्रेसी नहीं है। किसका वीडियो देखा आपने? खाड़िलकर का। ठीक है, मैं सीधे अजय पाठक जी के जो पास चलता हूं। नवा काल की संपादिका है। उन्होंने ये वीडियो में आज कहा, मुझे ये कहना नहीं है मार्कर पेन यूज किया या स्याही यूज किया, उससे मेरा मतलब नहीं है। स्याही जा रही है, ये तकरार आने के बाद भी चुनाव आयोग कोई इंक्वायरी किए बिना ये कह देता है स्याही नहीं जा रही है। ठीक है, अजय पाठक जी जवाब दीजिए। अजय पाठक जी जवाब दीजिए। एडवोकेट सुशील व्यास जी भी आ गए, उनके पास भी चलूंगा। देखिए चौरसिया दीपक भाई, चुनाव आयोग ने, इनको पता नहीं है, ये लोग घर में बैठे रहते हैं, टीवी पे आ जाते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि उस पर बाकायदे इंक्वायरी होगी। और जरा सा जूम करके दिखाइए, कल का मैं वोट दे करके आया हूं, अभी भी मेरे हाथ पे वही स्याही लगी हुई है, और इन सब लोगों के हाथ पे यही स्याही लगी होगी। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस की स्याही तो जनता मिटा रही है, और जनता जब स्याही मिटा रही है तो ये सारी बातें आनी है। ये जमीन पे तो है नहीं। जब जमीन पे नहीं रहेंगे तो इसी तरह से जनता आपकी स्याही मिटाती जाएगी और आप अनर्गल आलाप करते रहेंगे। आपके पास इस महाराष्ट्र को या इस देश को देने के लिए कोई विजन तो है नहीं। आपके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। तो आपके पास ना कार्यकर्ता बचे हैं, तो कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, अनाप शनाप आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने गिरवान में झांकिए। मेरे साथ एक सीनियर साफरा साहब थे एक डिबेट में, अभी इसके पहले डिबेट में उन्होंने स्वीकार किया, साफरा साहब ने, दीपक जी, कि हमारी गलती है, हमको समीक्षा करनी पड़ेगी कि हमारी कहाँ गलतियां रह गई, कि हमारा वोट बैंक था। साफरा साहब कह रहे हैं कि कहां पे गलतियां रह गई। एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अजय पाठक जी इस वक्त, एकनाथ शिंदे जी की। अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं तो हम जरूर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। क्या वो हिंदी में बोल रहे हैं? 3.5 वर्षामध्ये मुंबईकरांसाठी केलेलं काम जे आहे, म्हणजे कॉन्क्रीटचे रस्ते, मेरे ख्याल से वो मराठी में बोल रहे हैं। अगर वो हिंदी में बोलेंगे तो हम जरूर उनके पास जाएंगे। डॉक्टर विवेक कोडे, बताइए। अजय पाठक जी ने कहा है कि ना आपके पास नेता है, ना नीति है, ना नियत है, कैसे जीत जाएंगे? आप बेसिक होमवर्क चुनाव से पहले पूरा करते ही नहीं है और उसके बाद अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैंने कोई अनर्गल आरोप नहीं लगाया है। मैं उनको इतना ही पूछना चाहता हूं, इतना उन्होंने विकास किया है, इतनी उनकी पार्टी लोकप्रिय है, इनके पास बड़ा एजेंडा है, तो लोगों के घर क्यों तोड़ते हैं, पार्टियां क्यों तोड़ते हैं? और इतना तोड़ने के बावजूद भी बंबई में कितने सीट मिली है ये भी एक बार बताओ लोगों को। पिछले साल कितनी थी, आज कितनी है? क्या कमाया है उन्होंने? सिर्फ लोगों को और पार्टियों को बर्बाद करना, और एक चालकाना वर्तित्व जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है वो एजेंडा चलाना, और इस देश का संविधान नष्ट करने की ये जो कोशिश है, ये कोशिश हम कभी भी पूरी होने नहीं देंगे। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं एडवोकेट सुशील व्यास जी के पास। सुशील व्यास जी, डॉक्टर विवेक कोडे ने आप पर आरोप लगाया है कि बिना किसी सर्कुलर, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी को ऑर्डर किए इलेक्शन कमीशन ने
साफ साफ कह दिया कि देखिए स्याही नहीं छूट रही है, तो कम से कम इलेक्शन कमीशन ने अगर आरोप लगे हैं तो जांच तो करनी चाहिए थी ना। आप भी एक एक्सक्यूज देकर निकल रहे हैं कि नहीं स्याही तो इन्होंने लगवाई थी, इसका मतलब है स्याही छूट रही है। अगर मार्कर लगेगा तो स्याही छूटेगी ना। सुशील को व्यास जी। दीपक जी, मैं उसका जवाब दूं उसके पहले मैं भी पाठक जी की तरह अपनी अंगुली दिखाना चाहता हूं। अभी भी तो आप ही ने कहा था मार्कर लग रहा है, आप ही ने कहा था मार्कर लग रहा है। मार्कर तो छूट जाता है भाई। मार्कर की स्याही हट नहीं सकती अनलेस कि आप उसको हटाएं, और चुनाव केंद्र के अंदर लगाई गई स्याही को हटाना अपने आप में एक अपराध है। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, मैंने नहीं कहा। और उन्होंने कहा जिसने भी ये कही हमारे पास वो वीडियो फुटेज है, हम उसकी जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। इससे ज्यादा निर्वाचन अधिकारी से आप क्या चाहते हो? और पहली बार स्याही हट भी गई कोर्डे जी, मुझे आप बताइए कि कैसे आप, मान लो मैंने स्याही हटा दी, मैं जाके दोबारा वोट कर सकता हूं क्या? कि वहां पोलिंग एजेंट नहीं बैठा है आपका और मेरा दोनों का, वहां वो अधिकारी नहीं बैठा जो मेरे सीरियल नंबर पे ऑलरेडी टिक मार चुका है? क्या मेरे पास 2 एपिक कार्ड है? क्या मेरे पास 2 आधार कार्ड है? क्या मेरे पास 2 पैन कार्ड है? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? बचकाने बातें कर रहे हैं। व्यास जी, ये 2 आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कितने वोटर लिस्ट में कितने बार नाम आए, ये सब हमने बता दिया है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि स्याही हटती है, और स्याही हट गई तो जाके दोबारा वोटिंग हो सकता है, इसीलिए तो स्याही लगाई जाती है ना, नहीं तो स्याही लगाने का पर्पज क्या है? ठीक है, मोहम्मद हफीज अंसारी जी के पास चलते हैं। अंसारी साहब बताइए, क्या आपको भी ये शिकायत मिली कि स्याही हट रही है? और आप AIMIM के प्रदर्शन पर भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चौरसिया साहब, मुझे अपने शो का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि बचपन से मैं आपको देख रहा हूँ, आपके एंकर को, आपका शो भी अरे बहुत इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ यार। तक बहुत महाराष्ट्र नफीस भाई, इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं। अरे नहीं, मतलब टीनेजर से देख रहा हूँ मैं। देखिए, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट बहुत सराहनीय है। जनता जनार्दन है। डेमोक्रेसी में जनता ही बॉस होती है। अगर जनता किसी को आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, डेवलपमेंट की बुनियाद, A to Z चाहे जो भी रीजन, अगर जनता ने किसी को सत्ता दी है तो विपक्षी पार्टी हो या फिर सत्ता की पार्टी हो, सबको उसका सम्मान करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, AIMIM उससे काफी खुश है, क्योंकि AIMIM ने BNC में लगभग 8 सीटें जीत ली है, और 100 से ज्यादा 14 नगर निगम में भी उन्होंने सीटें जीती है। सो हम बहुत खुश हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस तरीके से हमला करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, यह बनता है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में AIMIM के बड़े बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दूसरे राज्यों की टीम वहां पर पहुंच गई, क्योंकि हमने इलेक्शन सीरियस होकर लड़ा है। हमने एक मुद्दा भी दिया था कि हिजाब वाली महिला को हम मेयर बनाएंगे और वो मुंबई का विकास करेगी, देश का नाम रोशन होगा। इनके पास ना कोई नेता यहाँ आया, ना इनके पास कोई विजन है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये भी कहूंगा कि आखिर क्या वजह थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और बाकी कांग्रेस के नेताओं ने इस इलेक्शन पर आना ही सही नहीं समझा। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को आपने बीजेपी के लिए थाली में परोस कर दे दिया। तो आप बीजेपी के बीटीएम और एजेंट जो है, हमने तो थाली में परोस कर नहीं दिया बीजेपी को। दिल्ली में आपने बीजेपी को जिताया, हरियाणा में जिता, आपने महाराष्ट्र में जिता दिया। तो आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, आप लोगों के विश्वास को क्यों खराब कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी ने आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ी और बीजेपी को बैठे बैठे बहुत सारा वोट मिल गया, इसीलिए नीतीश राय हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। वो क्यों? क्योंकि उसने एक आइडियोलॉजिकल बात कही, कट्टरता वाली बात कही, और लोगों ने उसको वोट किया। लेकिन सम्मान होना चाहिए, जब किसी को सत्ता मिली है उसका सम्मान होना चाहिए। इलेक्शन अभी भी बाकी है। AIMIM पहले से काफी बेहतर तरीके से महाराष्ट्र में जमी हुई है, और MIM देश और महाराष्ट्र का भविष्य धीरे धीरे बनती जा रही है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो दीपक साहब आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सीधे विवेक कोडे साहब से सवाल लेता हूं। विवेक कोडे साहब, वो कह रहे हैं कि आपने थाली में सजा कर बीजेपी को दे दिया। ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आए, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, कोई नहीं आया। आपने थाली में सजा के बीजेपी को महाराष्ट्र दे दिया। ये हमें बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। इनका पूरा वक्तव्य आप एक बार वापस सुनो। बीजेपी की बी टीम कौन है ये मालूम पड़ेगा। इन्हीं के किसी ने तो कहा ना कि मुस्लिम इस बंबई का मेयर बनेगा, बुरके वाली और उसी से विवाद शुरू हो गया। अभी जो चादर लेके जाने की जो बात की, वो किसकी बात थी? देखो, 2 जातीयवादी एक दूसरे को मदद करते हैं, और हर जगह पे AIMIM बीजेपी के बी टीम की भूमिका निभा रहे हैं। उनका वक्तव्य देखो, उनके वक्तव्य से ही पता चलता है ये किसकी बाजू लेके बोल रहे हैं।
ये तो बीजेपी की बाजू लेके बोल रहे हैं, और बीजेपी और ये दोनों मिली भगत है, इसलिए तो इनकी इतनी सफलता उनको ठीक मिली है, है। अजय पाठक जी के पास चलते हैं। अजय पाठक जी, क्या बीजेपी और एआईएमआईएम की मिली भगत है? हम बीजेपी के एआईएमआईएम क्या पीछे होते तो बीजेपी की बी बीजेपी टीम है? हमें बताइए। जिताती थी ना, इनको अजय क्यों पाठक जी जिताती जवाब थी? देंगे। कोटे साहब रुक बीजेपी जाइए, इनको क्यों कोटे जिताती साहब रुक थी? जाइए, अजय पाठक जी जवाब देंगे। दीपक भाई हमारे वोटर कांग्रेस से पूछिए एक सवाल कि जैसा अभी एआईएमए के लोगों ने भी पूछा, एक सवाल पूछिए कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 76 रैलियां की महाराष्ट्र के अंदर, इनके नेता कितनी रैली किए? सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे वो आते थे और फिर 7 बजे वो निकल जाते थे देवेंद्र। जो व्यक्ति महाराष्ट्र में या देश में जो काम करेगा, जो विकास करेगा, उसको इस देश की जनता या महाराष्ट्र की जनता या कॉर्पोरेशन में उसको आशीर्वाद देगी। ये सीधा सिंपल सा फंडा है। जो लोग अगर विकास नहीं करेंगे, जो लोग विकास पे उनको अगर समय दिया गया 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, उन्होंने नहीं करके दिखाया, उनको नहीं जनता चुन रही है। ठीक है। इसमें न चुनाव आयोग क्या कर सकता है, स्याही क्या कर सकती है, या अगर कोई क्या कर सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी 76 रैलियां कर रहे हैं और मेहनत की पराकाष्ठा कर रहे हैं। तो ये जनता देख रही है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन विकास कर सकता है, उसको वोट कर रहा है। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए आराम से, उनकी तो यही हालत होने वाली है। वो यही बहाने ढूंढेंगे, कभी ईवीएम का ढूंढेंगे, कभी स्याही का ढूंढेंगे, कभी वोट चोरी का ढूंढेंगे। उनको तो अपने फेस को सेव करना है ठीक और है। अपने कार्यकर्ताओं को एक मुद्दा थमाना है कि भाई इसलिए नहीं हारे हो आप, इसलिए हारे हो कि आपका नेता यहाँ पे जमीन पे आया ही नहीं, कोई योजना ठीक ही है। नहीं बनाया, इसलिए कांग्रेस हार रही है और हारती जाएगी। सौरभ दुबे जी, मुझे बताइए कि वोटों के ध्रुवीकरण के कारण हारे हैं, या विकास का जो के कारण जीते हैं, या विकास का जो एजेंडा है जिसको देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़ाया और उन्होंने इतनी एक्टिवली कैंपेन किया, विकास के उस एजेंडे के कारण और देवेंद्र फडणवीस के कारण जीते हैं, या फिर डिविसिव एजेंडे के कारण जीते हैं? बताइए। देखिए दीपक भाई, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव होने के बाद परिणाम जो भी आए, अगर जीत हो तो उसको बड़ी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, और हार हो जाए तो उसको भी पचाने का साहस रखना चाहिए। और देखिए, लगातार चुनाव दर चुनाव विपक्ष हार रहा है, और हारने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि रणनीतिक तौर पर वो काफी पीछे भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन से चल रहा है, लेकिन इस पर आत्मचिंतन नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव टोटली जो है वो विकास के एजेंडे पर लड़ा गया। लगातार विकास की बातें जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी ने जनता के सामने गए। आप बुलेट पर देखिए, उनका प्रचार प्रसार देखिए, कैसे जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक कार्यकर्ता के रूप में जो उन्होंने संगठन के लिए काम किया, अपने गठबंधन के साथियों के लिए काम किया, मुझे लगता है कि उससे लोगों को सीखना चाहिए। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो लगातार एक शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है, जो राज ठाकरे जी के साथ इस बार जो है मंच पर दिखाई दी, उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान करना शुरू कर दिया। पूरे चुनाव में दक्षिण भारतीयों को अपमानजनक बोलना शब्द शुरू कर दिया। मुझे लगता है मराठी जो जनता है, महाराष्ट्र के लोग हैं, वो प्रेम एकता को पसंद करते हैं, वो पूरे भारत के लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन न जाने क्यों, अगर कोई पार्टी ऐसा सोचती है कि सिर्फ मराठा की बात करके बाकी लोगों को गाली देने से चुनाव लड़ा जा सकता है, तो माफ करिएगा, मुझे लगता है ऐसी रणनीति पर विपक्ष की पार्टी को बदलाव करना ही पड़ेगा। और सबसे मूल बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या रही खासियत, इस बार उन्होंने बाहर से कोई भी नेता को नहीं बुलाया प्रचार प्रसार में। पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में जितने महाराष्ट्र के गठबंधन के उनके नेता थे, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे जी की जो पार्टी थी, वो सब मिलकर के वहीं पर प्रचार प्रसार किया गया। एक भी नेता जो है वो दिल्ली और बाहर से नहीं आया, लेकिन बावजूद उसके देखिए कितना परिणाम अच्छा रहा। सौरभ जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि एकनाथ शिंदे जी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, हिंदी में चलते हैं उनके पास। था तब 2.5 साल, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, वो 1 साल से 3.5 साल में जो मुंबई के लिए काम हुआ है, रोड का कंक्रीटाइजेशन हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, मेट्रो का काम हो, कारशेड का काम हो, अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो, ये जो दिखाई पड़ रहा है और लोगों को विश्वास हो गया कि ये काम करने वाले लोग हैं,
और काम करने वाले लोगों को सपोर्ट मुंबई वासियों ने किया है. साहेब, मुंबई असं नवी मुंबई असेल, आकडे जे आहेत ते खूप उत्साहवर्धक नाहीये तुमचे, कुठे कमी पडलात काय वाटतं? नाही बघा, मुंबई, अरे जे मुंबईमध्ये गेले 20 वर्ष जे काम करत होते, ज्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रचार, भावनिक प्रचार केला, सगळा प्रचार केला, पण मुंबईकरांनी शिवसेना भाजपाला साथ दिलेली आहे ना, विकासाला साथ दिलेली आहे. त्यामुळे भावनिक कार्ड खेळून तुम्हाला निवडणुका जिंकता येणार. महाराष्ट्र महानगर पालिका में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद क्षेत्रीय पार्टियों को टेंशन होने लगी है. बीजेपी लगातार जीत रही है और क्षेत्रीय छत्रपों का टाइम अप हो रहा है. क्षेत्रीय पार्टियों को ये टेंशन तब से हो रही है जब लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी ने जीत दर्ज की. क्षेत्रीय छत्रपों का वजूद खतरे में है. महाराष्ट्र महानगर पालिका के पहले बीजेपी ने हरियाणा में तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था. दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व तोड़ दिया. उड़ीसा में आपको याद होगा, वहां भी बीजेडी को हराकर बीजेपी आ गई. महाराष्ट्र में शरद पवार और ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन की हवा निकाल दी. वहीं यूपी में जहां बीएसपी साफ है तो समाजवादी परेशान है. और बिहार तो सबसे ताज़ा मामला है जहां आरजेडी गठबंधन को बुरी हार का सामना करना पड़ा. वहीं बीजेपी की जीत का रथ लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है. अगले टारगेट बीजेपी की नज़र है और इन क्षेत्रीय छत्रपों को हराना बीजेपी के लिए आसान कभी नहीं रहा. पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, पंजाब में आम आदमी पार्टी, झारखंड में जेएमएम और केरल में एलडीएफ यूडीएफ को हराने की रणनीति पर बीजेपी फिलहाल काम कर रही है. सवाल है कि बीजेपी की बढ़ती ताकत से सहयोगी क्षेत्रीय छत्रपों के लिए खतरे की घंटी बजी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ वाले तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी बार बार हरा रही है और कई पार्टियां तो अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में है. तो क्या माने जाए, बीजेपी ही असली बॉस है और जो पार्टी इसके साथ रहेगी वही बचेगी, बाकी का बोरिया बिस्तर बांधना होगा. दरअसल बीजेपी की ताकत आंकड़ों में देखी जा सकती है. लोकसभा में अभी बीजेपी के 240 सांसद हैं, राज्यसभा में 98 सांसद हैं, जबकि देश में कुल बीजेपी विधायकों की संख्या 1654 है, जो वाकई में बड़ा रिकॉर्ड है. बीजेपी कई बार दावे कर चुकी है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहती है और अभी 21 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की और बीजेपी की सरकार है, जबकि कांग्रेस की मात्र 3 राज्यों में यानी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल तक कांग्रेस सीमित है. तो क्या माना जाए, बीजेपी के बढ़ते कदम से रीजनल पार्टी और कांग्रेस पर खतरा मंडरा रहा है. इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अजय पाठक जी हैं बीजेपी से, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे जी हैं, मेरे साथ सुशील व्यास जी हैं जो कि एडवोकेट हैं और शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर विवेक कोरडे जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और नफीस अंसारी जी थे मेरे साथ लेकिन मेरे ख्याल से वो चले गए हैं. सबसे पहले डॉक्टर विवेक कोरडे, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस मुक्त भारत, जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, वो सपना अब साकार होने जा रहा है. जो प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा था कि देश कांग्रेस मुक्त होगा, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कमोबेश. अभी के जो परिणाम आए हैं हाल ही के 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उसको देखते हुए और उससे पहले भी इनफैक्ट. देखिए, कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, इस देश का निर्माण ही कांग्रेस ने किया है. ये इस तरीका का देश कभी नहीं था. कांग्रेस ने इस देश के सभी धर्म, जाति, भाषाओं के लोगों को इकट्ठा लाया. आप हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस तरह का देश पहले नहीं था. ये तो अलग बात, गजब बात हुई ना. आप जीत रहे हैं तो देश बहुत अच्छा है, आप हार रहे हैं तो इस तरह का देश पहले नहीं था. चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था पर अवलंबित एक विशिष्ट वर्ण की वर्चस्व वाला देश था ये. यहाँ की, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप विश्लेषक हैं, आप बीच में मत बोलो. अरे आप राजकीय विश्लेषक करके बैठे हैं या बीजेपी के प्रवक्ता करके बैठे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता को काम करने दो. सवाल मुझे कोई जाति, अच्छा अजय पाठक जी, सौरभ दुबे जी दोनों रुक जाइए. सवाल विवेक कोरडे जी से, उनको जवाब देने दीजिए. विवेक कोरडे जी को जवाब देने दीजिए. सौरभ दुबे जी अरे आप भूल गए, मुझे जवाब देने दो, मुझे जवाब देने दो. देखिए, भारत के संविधान को विरोध करने वाला कौन सा पक्ष था?
आरएसएस ने भारतीय संविधान को विरोध करके मनुस्मृति पर अरे आधारित कहाँ संविधान चले चाहिए, गए डिमांड 78 नहीं साल की थी। पीछे इतिहास कोडे आपको पता है, साहब? मुझे तो नहीं कहाँ समझ में 78 अरे साल आप कुछ पीछे पढ़े चले नहीं गए? है, आप अभी की अनपढ़ हैं, बात आप करिए सिर्फ ना, खुद की बात पढ़ते अभी हैं, की तो मैं बात क्या करिए। करूं? कहाँ अरे 78 साल पढ़िए, पीछे चले गए? ऑर्गन आपको आइजर पता है पढ़िए। डॉक्टर हेडगेवार जो है वो कांग्रेसी थे। डॉक्टर हेडगेवार जो है वो कांग्रेसी थे। आपको पता है कि नहीं पता है? तो क्या हो गया? स्वयं सेवक संघ वो के 20 पहले तक संस्थापक कांग्रेसी था। थे, वो अब 20 माधव तक। सदाशिवराव गोलवलकर उस समय भाजपा नहीं थी हम और बात संविधान का विरोध किसी ने नहीं किया। संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर को बैठने का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। संविधान आप सभा में कितना बाबा झूठ साहब अंबेडकर को न जाने देने से झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। आप की बात नहीं कर रहा। उस समय बीजेपी अरे नहीं थी। आप- मैं इतिहास को कह रहा हूँ। बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से किसने रोका था? किसने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है। आप क्या बात कर रहे हैं? और बाबा साहब अंबेडकर के पुतले दिल्ली में किसने फूके? किसने पुतले जलाए बाबा साहब अंबेडकर के? वो आपके आरएसएस के लोगों ने फूके, आपके हिंदू महासभा के लोगों ने फूके। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मनुवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। मुझे और लगता है कि आपका अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे है और आपका जनाधार जो है वो वेंटिलेटर पे है। कारण देखो, यही आप राजकीय विश्लेषक नहीं है, आप बीजेपी के प्रवक्ता है। आप बीजेपी के प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। अरे भैया, देखिए, दीपक जी पूछ रहे हैं आपसे कि आप चिंतन करिए कि आप मुल्क की पार्टी से मोहल्ले की तो पार्टी। मेरा जवाब पूरा होने के पहले ही आप बीच में आएंगे। आपको बोला है कि दीपक जी ने बीच में कूदो करके। आपको दीपक जी ने बोला है बीच में कूदो। कोडे जी को बोलने दीजिए। देखिए, मुझे दुबे पूरा जी, करने कोडे दो। जी को अपनी जब बात तक इस खत्म कर देश लेने का दीजिए, मैं आप ही संविधान के है। पास आऊंगा। कोडे जी खत्म करिए अपनी बात। देखो, जब तक इस देश का संविधान है और संविधान पर निर्भर लोग हैं, तब तक कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो कोई भी शक्ति हो, कांग्रेस इस देश में संविधान लाया है, इस देश को समान नागरिकत्व कांग्रेस ने दिया है। उस संविधान से जिनको जिनको ताल्लुक है और जिनको जिनको प्रेम है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे। और कांग्रेस मुक्त भारत करने का सपना जो बीजेपी का है, वो एक उद्ध्वस्त होने वाला सपना है। इतना ही मैं कहूंगा। ये उनके साथ में जो क्षत्रिय दल है ना, उनको उद्ध्वस्त करके आए हैं और उसका सबक महाराष्ट्र में भी मिला है और वो और भी देंगे। अरे क्या हालत की है उन्होंने वो अकाली दल की, क्या हालत की है उन्होंने बीजू पटनायक की। आप जरा सोचिए ना, ये किस लिए करना चाहते हैं? उनको एक चारकानुवर्तित्व चाहिए, इनका कोई डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है। ठीक है, इसीलिए उनको 400 सीट चाहिए थी ना। हम संविधान बदलेंगे 400 पार होंगे तो। ठीक है। जनता ने खदेड़ दिया है। कोडे जी, सौरभ दुबे जी से जवाब ले लेते हैं। सौरभ दुबे जी, उनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों का, और वो अपने सहयोगी दलों को खत्म करना चाहते हैं। धीरे से एकनाथ शिंदे भी खत्म हो जाएंगे। वो तो वैसे भी एकनाथ शिंदे से अलायंस होना नहीं था, हाईकमान ने करवा दिया। दीपक भाई देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का शुभचिंतक होने के नाते उनसे ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज वो लगातार मोहल्ले की पार्टी बनती जा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथियों पे चिंता कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ममता दीदी के साथ आपका गठबंधन है? क्या ममता दीदी आपके साथ चुनाव लड़ने को तैयार रहती हैं? क्या आपके साथ तेजस्वी जो यादव चुनाव लड़ रहे थे, एक भी पोस्टर में उन्होंने राहुल गांधी जी का चित्र लगाया था अभी बिहार चुनाव में? क्या आपके जो सहयोगी हैं कश्मीर के अंदर, वो आपके साथ सुर में सुर मिलाते हैं? वो तो कहते हैं, वो तो आपके जो है ये कहते हैं आपकी वोट चोरी हुई, वो तो कहते हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहा हूं। देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो ठीक है, यहीं पर रुकेंगे सौरभ दुबे जी। कांग्रेस को आत्मचिंतन आत्मचिंतन करने की जरूरत है, और क्या कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।